गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने प्रीवियसली एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था सिविक सेक्शन से क्लास 10th, जिसका नाम था फेडरलिज्म। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि हमारे देश में जो पावर शेयरिंग होती है वो किस तरीके से होती है और ज़रूरी क्यों है। हमने पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ा था ये तो। फिर हमने ये देखा था कि हमारे यहाँ पे चाहे हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो चाहे वर्टिकल पावर शेयरिंग हो, दैट इज़ रियली नीडेड। हमने फिर इसमें डिस्कस किया कि पावर शेयरिंग के बाद में जो गवर्नमेंट बनती है दैट गवर्नमेंट कैन क्रिएट टू फॉर्म्स। जो फर्स्ट फॉर्म है दैट इज यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड दैट सेकंड वन इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हमारा फेडरलिज्म चैप्टर से रिलेटेड गवर्नमेंट है। फिर हम इसके अगर हम फीचर्स की बात करें तो हमने कुछ इसके फीचर्स भी देखे थे। जैसे कुछ फीचर्स पे हमने जब डिस्कस किया था तो फर्स्ट वाज कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो दो लेवल पे होती है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होता है, इक्वल स्टेटस होता है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। दीज वर द फंक्शंस। फिर हमने साथ ही ये भी समझा कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के थ्रू और ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू भी कैसे फेडरलिज्म को लोगों तक एक एक्चुअल मैनर में पहुंचाया जा सकता है। हमने इन पॉइंट्स पे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। साथ ही साथ फिर हमने ये देखा कि किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर में जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो कितनी क्रूशल्स होती हैं, किस लेवल पे क्रूशल्स होती हैं। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट होनी चाहिए अलग अलग लेवल पे और साथ ही साथ एक दूसरे के लिए ट्रस्ट और एक साथ में काम करने का जो फीलिंग होता है वो बना हुआ होना चाहिए, तब ही फेडरल स्ट्रक्चर प्रैक्टिस किया जा सकता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि फेडरलिज्म क्या। तो फेडरलिज्म जब आप एक सम इंस्टेंस पे आप एग्री कर जाएं कि आप साथ में रह करके काम करेंगे। कैसे? चाहे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। जब सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में एक कोरिलेशन क्रिएट हो जाए, एक दूसरे के साथ पावर शेयरिंग का जो फीलिंग है वो क्रिएट हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि दैट स्ट्रक्चर इज फेडरल स्ट्रक्चर। फिर हमने इसके अंदर और डिस्कस किया कि अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, फेडरलिज्म लेकर आना चाहते हैं, तो उसमें दो फॉर्म्स हमें देखने को मिल सकती है, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। ये दोनों चीज़ें हमने देखा। इसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि एक यूएसए एंड इंडिया, ये दो एग्जांपल दिए थे। अगर आपको लेक्चर नंबर 1 याद है तो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो फिर मैंने वहाँ पर उस दिन भी जो पॉइंट किया था वो वापस से एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हाँ देखो यहाँ पर था, मैंने आपको बताया था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरलिज्म का एग्जाम्पल इंडिया भी है और यूएसए भी है। बट अगर हम इसको फेडरलिज्म को ही अगर डिवाइड कर दें तो इसके दो टाइप होंगे। पहला जो टाइप होगा वो होगा कमिंग टुगेदर और दूसरा होगा होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि एक बिग यूनिट के अंडर में रहते हैं और लेकिन इंडिविजुअली सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, जबकि होल्डिंग टुगेदर में बिग यूनिट ही इनको होल्ड करके रखती है, ये इंडिपेंडेंट नहीं होती हर एक काम के लिए। तो ये दो फॉर्म्स हमने देखी थी। होपफुली यहाँ तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आगे अगर अपन डिस्कस करते हैं, इसके आगे अगर अपन बात करें तो कुछ और पॉइंट्स हमने देखे थे। दैट वाज कि अगर आप ऐसे माने कि इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इस लाइन को अच्छे से याद रखना, प्रेम्बल के अंदर भी दिया गया है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिया क्या है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब हर बहुत सारे स्टेट्स, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, इनका ग्रुप है इंडिया। अब ये क्या है, ये होल्डिंग टुगेदर ही तो हुआ। ये किसका फॉर्म हुआ, किसका टाइप हुआ, होल्डिंग टुगेदर, फेडरलिज्म का टाइप। आज का जो टॉपिक है हमारा उसको थोड़ा सा आप अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सिंपल टॉपिक है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, कि इंडिया के अंदर मेजरली कौन से ऐसे फॉर्म्स हैं, कौन से ऐसे टाइप्स हैं, कौन से ऐसे फीचर हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। अब तक जो हमने समझा वो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड था। हमारा नया जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है कि कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमें सामने देखने को मिलेगी दैट इज़ हमारे पास में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फेडरलिज्म से रिलेट करता है, आप ऐसे समझें कि फेडरलिज्म में पावर शेयरिंग का कंसेप्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के आप लोकल गवर्नमेंट्स को दे देते हो। और मेजरली आप ऐसे भी कह सकते हो कि जहाँ पे सेंट्रल लेवल पे अलग गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे अलग गवर्नमेंट काम करती है और एक दूसरे के साथ कोरिलेट रखती हैं, कोरिलेशंस रखती हैं, ट्रस्ट रखती हैं, तो वो फेडरलिज्म का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें
कोई स्टेट क्यों मानेगा इस बात को, इसके लिए एश्योरेंस दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। और ये कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि रिटन फॉर्म में है तो दैट इज एक्चुअली गिव्स यू द सपोर्ट कि ठीक है फेडरलिज्म यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो द फर्स्ट थिंग इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया जब भी इंडिपेंडेंट नेशन बना तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के बाद से कई सारे ऐसी सिचुएशंस हुई कि काफ़ी पेनफुल भी रही हमारे लिए और काफ़ी ब्लडी भी रही। क्यों? क्योंकि जब पार्टीशन हमने फेस किया तो उसमें बहुत सारे लोग माइग्रेट भी हुए, साथ साथ उनकी जो लाइफ थी वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ को खोया। तो दैट हमारे इंडिया का एक पार्ट टूट जाना हमारे लिए नो डाउट पेनफुल भी है और ये ब्लडी भी है। कब? पार्टीशन वाला कंडीशन। लेकिन जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो हर एक धीरे धीरे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट बनने लग गई। अप्रॉक्सीमेटली उस टाइम पर 565 प्रिंसली स्टेट्स थी। यू नो हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वर? 565 प्रिंसली स्टेट्स जहाँ पे राजा रूल कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये सारी प्रिंसली स्टेट्स, कुछ प्रिंसली स्टेट्स किसका पार्ट बनी? पाकिस्तान का, एंड कुछ डिजायर्स रखती थी कि वो इंडिया का हिस्सा रहे। तो नो डाउट ऐसे कंडीशन चालू होती गई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स रहेगा। अब तुम सोचो, आई टोल्ड यू दैट 565 प्रिंसली स्टेट्स वर एक्चुअली डीलिंग विथ दिस पार्टीशन, है ना। उनको कन्विंस किया जाएगा कि आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाओ। तो वाई दे विल बी पार्ट ऑफ इंडिया? तो उनको कोई चीज़ अश्योर्ड तो होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की अश्योरेंस उन्हें दी गई कि आप इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट रहेंगे, इंडिया का पार्ट रहेंगे, और आपकी जो पावर है, जो सॉवरेनिटी है, दैट कैन नॉट बी स्नैच्ड फ्रॉम यू, आपसे छीनी नहीं जाएगी कभी भी। तो यह अश्योर किया गया कि इंडिया जो भी है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। ऐसा नहीं कि आपकी टेरिटरीज हम आपसे ले लेंगे एंड आपके पास में कुछ राइट्स नहीं बचेंगे। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया था। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरेशन वर्ड उसमें यूज नहीं किया गया था। इट वॉज कंसिडर्ड एज द यूनियन एंड फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे वो काम करेगा। मतलब पावर शेयरिंग का कंसेप्ट वहां रहेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट विल शेयर द पावर्स, सम पावर्स, कौन सी पावर होगी मैं आगे आपको बताऊंगा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल शेयर देयर पावर विथ every state government as well as state government will share their power to local government। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फेडरलिज्म के आइडियोलॉजी पर, फेडरलिज्म के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड था। एंड हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में था तो इट वाज काइंड ऑफ अश्योरेंस, इट वाज काइंड ऑफ गारंटी, जो कि किसने दी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर अपनी प्रिंसली स्टेट्स को। और इसी के बिहाफ पे ये फेडरेशन बन सका, इसी के बिहाफ पे हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म का एक तरीके से बर्थ हुआ। मेरे हिसाब से फर्स्ट पॉइंट में आपको कहीं भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी। पहला पॉइंट, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाते हैं? तो सबसे बड़ा पहला जो इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इन रिटन फॉर्म। ओके, इज इट क्लियर? मेरे हिसाब से तो कोई इशू आपको आना नहीं चाहिए इसमें। दूसरा सबसे मेजर जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट एक्चुअली होता है एंड दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। कि फेडरलिज्म जो कंडीशन है, फेडरलिज्म जो आइडियोलॉजी है, जो थॉट है, जो थिंकिंग है, जो आइडिया है, दैट इज बेस्ड ओवर द डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पर ये फेडरलिज्म केवल एक ही चीज़ पे बेस्ड है और वो है कि आप पावर को कैसे डिवाइड करते हो। डिवीजन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में था तो कॉन्स्टिट्यूशन बताया भी गया कि यू नीड टू शेयर द पावर्स, यू नीड टू शेयर द अथॉरिटीज टू द एवरी स्टेट एंड एज वेल एज आपको लोकल गवर्नमेंट को भी प्रायोरिटीज देनी पड़ेगी, जिससे कि अपने वो कल्चर को बचा सके, उनके जो एक हेरिटेज है वो उसको बचा सके, उनकी जो हिस्ट्री है उसको वो मेंटेन रख सके। तो सेकंड पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज डिवीजन ऑफ पावर। अब डिवीजन ऑफ पावर में तुम जानते हो कि पावर को डिवाइड किया जा सकता है। कैसे वाले पावर को? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को। रूल्स बनाने से रिलेटेड, अथॉरिटीज़ क्रिएट करने से रिलेटेड, वहाँ पे मैनेजमेंट संभालने तक सारी चीज़ें डिवाइड की जा सकती है, रूल्स कंसीडर किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो डिवीजन ऑफ पावर भी उसका एक मेजर कंसेप्ट है। हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो यहाँ पे दो टायर ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पर अडॉप्ट किया गया। तुम जानते हो कैसे कैसे? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। बट आगे चल कर के जब टाइम बढ़ता गया, पॉपुलेशन बढ़ी, मैनेजमेंट थोड़ा सा टिपिकल हो गया, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ सामने निकल के आई कि भैया आपको स्टेट से भी पावर लेकर के छोटी छोटी यूनिट जो बन रखी है यहाँ पे, उन यूनिट्स को भी आपको शेयर करनी पड़ेगी अपनी पावर।
एक लोकल गवर्नमेंट का नाम आपने सुना होगा, क्लास 8th के अंदर आपने पंचायती राज जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा, तो वहां पर ये चीज बताई गई थी। ठीक है, क्या बताया गया कि तीसरा टायर ऑफ फेडरेशन या फेडरलिज्म भी इन्वॉल्व किया गया, जिसको कहा गया पंचायती राज, या पंचायती राज के अंदर आ जाता है आपका म्युनिसिपैलिटीज। ये तो हो जाता है आपके अर्बन एरियाज में और ये हो जाता है आपके रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो ये तीसरा टाइप ऑफ गवर्नमेंट था जिसको हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं। अच्छा, बात समझने वाली क्या है यहाँ पे, आप ऐसे समझो ये जरूरी क्यों हो गया। अगर मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूं कि सोचिए ये राजस्थान का एक हिस्सा है, इसको हम एक राजस्थान का एक छोटा सा एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, इमेजिन कीजिए राजस्थान का हिस्सा है। अब सोचिए, पहले तो पूरे भारत में से इस राजस्थान को पता होगा कि इनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट कैन नॉट कंसीडर और डिसाइड कि राजस्थान के लोगों की नीड क्या है। तो राजस्थान के जो लोग होंगे वो अपनी चीज़ों, अपनी नीड्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो राजस्थान के लिए अलग से इन्होंने पावर शेयर कर दिया। राजस्थान को इन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ बनाने का, पावर को डील करने का या फिर अपनी गवर्नमेंट को रन करने का अथॉरिटीज़ इनको क्लियर कर दिया, शेयर कर दिया। ऐसा ही अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं तो इमेजिन कीजिए राजस्थान के अंदर ये कैपिटल है इसकी, जिसका नाम है जयपुर। ठीक है, अच्छा, जयपुर को अगर मैं थोड़ा सा ब्रॉड बना देता हूं तो जयपुर का कुछ इस तरह का हिस्सा है। तो जयपुर के अंदर यहां पर एक गांव मान लेते हैं अपन, यहां पर मान लेते हैं इस पॉइंट पर, इसका नाम मान लेते हैं अपन, क्या माने, कुछ चाकसू मान लेते हैं, चाकसू। ठीक है, चाकसू एक छोटा सा विलेज एरिया है। ठीक है, वहां पर। अच्छा, बात समझना, कोई जो गवर्नमेंट दिल्ली में बैठी हुई है, दिल्ली में बैठी हुई गवर्नमेंट, क्या डू यू रियली थिंक कि दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट को यह पता होगा कि राजस्थान के अंदर रहने वाले लोगों की नीड क्या है? ऐसे में क्योंकि उनको नहीं पता लग सकता, इनको नहीं वो जान सकते उनकी वास्तव में उनकी क्या नीड्स हैं, उनको क्या चाहिए, तो ऐसे में इन्होंने क्या कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दी कि भैया तुम खुद ही डिसाइड कर लो कि आपको जो जो चीज़ें की ज़रूरत है आप अपने हिसाब से डील कर सको। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब सोचो यहां पर सेम यही किस्सा मैं अडॉप्ट करूं तो, कि जयपुर के एक छोटे से गांव के अंदर जो सिचुएशंस हैं, ये लोग ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि इनके कैपिटल में बैठे हुए, मतलब जयपुर के अंदर बैठी हुई गवर्नमेंट अच्छे से जान पाएगी। और सोचो एक ही गवर्नमेंट के हाथ में आपने सारे लोगों को एक तरीके से उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए अथॉरिटी दे दी, तो कितने सारे केसेस होंगे, कितनी सारी प्रॉब्लम्स एंड कितना लंबा टाइम लग जाएगा। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लाया गया, जिससे कि जो भी लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों को लोकल लेवल पर ही सॉर्ट आउट और सॉल्यूशन मिल जाए, उनको एक हायर लेवल पे ना जाना पड़े, क्योंकि हायर लेवल पे जैसे ही आप जाएंगे आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, सो दैट लोकल लेवल पे ये सारा काम हो जाए। इसीलिए लोकल गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन हुआ हमारे इस फेडरलिज्म के कंसेप्ट में या सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आप इसको सिंपल फॉर्म में ऐसे समझ सकते हो कि लोकल लेवल पर प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, इंस्टेड ऑफ कि उसको हायर अथॉरिटीज़ के पास ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि हायर अथॉरिटीज़ के पास में काफ़ी ज़्यादा काम होता है एंड वो अगर वहाँ पर जाएगा भी, अगर वो मुद्दा वो सॉल्व भी करेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए काम जल्दी हो, डेवलपमेंट तेज़ी से हो, इसलिए ज़रूरत होती है कि हम पावर को लोकल लेवल पे भी डिवाइड करें। इसीलिए सरपंच को और म्यूनसिपैलिटीज़ में वार्ड पार्षद जो होता है, वार्ड मेंबर जो होता है, उस पर्सन को अथॉरिटी दी जाती है कि अब अपने लेवल पे डेवलपमेंट कर सकता है, अपने लेवल पे आ रही अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है किसी भी तरीके से, जो भी होता है। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ आप जानते होंगे, म्यूनसिपैलिटीज़ एंड पंचायत। पंचायत कहाँ पर होती है? पंचायत होती है आपके गाँव में और म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं आपके शहरों में। इसीलिए यहाँ पर एक अथॉरिटी दी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो लेजिस्लेटिव पावर होगी, मतलब कानून बनाने का जो पावर होगा, उसको 3 फोल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट होगी, स्टेट गवर्नमेंट होगी, साथ ही साथ लोकल गवर्नमेंट भी काम करेगी। दोबारा समझें, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड अ 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से भी पावर लेकर के किसको? लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। दैट इज अ 3-fold ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, 3-fold है किसका? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का। मेरे हिसाब से यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसके आगे थोड़ा सा और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3 लेवल पे जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है।
कौन से लेवल पे और कौन से काम को कौन करेगा, इन चीज़ों को हमने 3 लिस्ट में मेंशन किया। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी गई कि जो पावर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो दैट मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन। तो पहले आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट ये ना कहे कि ये काम तो मेरे को करना था, आपने कैसे किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर थे कि व्हाट अथॉरिटीज मस्ट बी गिवन इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड व्हाट मस्ट बी कीप इन सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैंड। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर डिवाइड किया उसको, उनके कामों को लिस्ट में मेंशन कर दिया। जो जो काम सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी उस काम को इन्होंने किस में मेंशन किया, यूनियन लिस्ट में। जो काम स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ में होगा, उनके हाथ में होगा, उसको मेंशन किया इन्होंने स्टेट लिस्ट में। और जहाँ पर जो, अब ऐसा मत करना कि लोकल गवर्नमेंट के लिए भी कुछ लिस्ट बनाई गई होगी, नहीं, जहाँ पे दोनों की रजामंदी चाहिए होगी, दोनों का कंसर्न चाहिए होगा, दोनों का एग्री या डिसएग्री होना इंपॉर्टेंट होगा, उस चीज़ को इन्होंने थर्ड लिस्ट में मेंशन किया जिसका नाम था कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 लिस्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिन लिस्ट के बिहाफ पे काम डिसाइड होता है, डिवाइड होता है। पहली लिस्ट कौन सी है, यूनियन लिस्ट। दूसरी कौन सी है, स्टेट लिस्ट। तीसरी कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर 3 लिस्ट मेंशन की है, 2 दिख रही होगी अभी तो आपको, जो तीसरी लिस्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख जाएगी। तो चलो अपन पहली लिस्ट से शुरुआत करते हैं, दैट इज यूनियन लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया, यूनियन लिस्ट इज रिलेटेड टू योर सेंट्रल गवर्नमेंट्स वर्क। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है, द फर्स्ट पॉइंट इन दिस इज द यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स का मतलब होगा यहाँ पे टास्क, ठीक है, डिपार्टमेंट्स भी कह सकते हो, टास्क भी कह सकते हो, कि यूनियन लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंक्लूड किया जाता है जिसकी अपनी नेशनल इंपॉर्टेंस होती है। जैसे डिफेंस, कंट्री का डिफेंस, साथ ही साथ फॉरेन अफेयर्स, विदेशों के साथ में आपके रिलेशंस, आपकी बैंकिंग, आपका कम्युनिकेशन एंड योर करेंसी, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिनका अपना खुद का नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस होता है, उसको, उन सभी सब्जेक्ट्स को, उन सभी डिपार्टमेंट्स को यूनियन लिस्ट में मेंशन किया है। और ये जो यूनियन लिस्ट है इसको कौन डील करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या, दे आर इंक्लूडेड इन दीज लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉर दीज मैटर थ्रू आउट द कंट्री। आपके देश के अंदर सोचिए, डिफेंस की बात हो, आर्मी को केवल आपने दिल्ली में लगा रखा है, जब जरूरत पड़ गई, आप पे अटैक हो गया राजस्थान में, तो ऐसे में आर्मी किसकी बात मानेगी, आर्मी तो केवल दिल्ली की बात मानेगी, क्योंकि उसको किसने अपॉइंट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो अगर ऐसे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होते हुए भी केवल कुछ ही जगहों पर काम करे, तो ऐसे में आपके सारे स्टेट्स सिक्योर नहीं रह पाएंगे, और ऐसे में जब नीड होगी तो वो वहां पर जाके काम नहीं कर पाएंगे। दिस कैन बी द क्वेश्चन मार्क ओवर द सिक्योरिटी। सो ऐसी कोई भी चीज़ जो पूरे भारत से रिलेटेड है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ जाती है आपको कि कोई भी ऐसा रूल जो आप बना रहे हैं वो यूनिफॉर्म तरीके से हो। यूनिफॉर्म पॉलिसी का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब होता है जहाँ पे सारे लोग इक्वल हों, ऑल द थिंग्स मस्ट बी इक्वल। ओके, सो यूनिफॉर्म पॉलिसी चाहिए हमें सारे स्टेट्स के लिए, क्योंकि इन सब का मैटर जो होता है वो नेशन के, मतलब नेशनल लेवल पर होता है, दैट इज़ वाई। नेक्स्ट अगर अपन पॉइंट की बात करते हैं तो दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट अलोंग कैन मेक लॉज रिलेटिंग द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन यूनियन लिस्ट। कि जो भी यूनियन लिस्ट में, अभी मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बताऊंगा, कुछ सब्जेक्ट्स और बता दूंगा, लगभग 97 सब्जेक्ट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 97 सब्जेक्ट्स आर देयर इन यूनियन लिस्ट। कई जगह पर 99 सब्जेक्ट्स भी हैं, आप 97 याद रखिएगा। 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में मेंशन कर रखे हैं, जिनके ऊपर कानून बनाने का काम जो होता है वो किसका होता है, यूनियन गवर्नमेंट का, बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, बात समझ में आ गई कि यूनियन लिस्ट के अंदर उन सब चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा, उन सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा जिसका अपना नेशनल लेवल पे जाके इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो देश की करेंसी की बात हो, चाहे उसके कम्युनिकेशन, बैंकिंग या फॉरेन अफेयर्स की बात को। सोचो आरबीआई है, बैंकिंग की बात कर रहे हैं, आरबीआई इज द बैंक ऑफ बैंक्स, बैंकों का भी क्या है, बैंक है। तो आरबीआई अगर होगा ही नहीं, आरबीआई के अंडर में कोई चीज़ आएगी नहीं, तो हर एक स्टेट अपना अपना बैंक खोल के बैठ जाएगा, फिर वो अपने अपने खुद की करेंसी प्रिंट करने लग जाएंगे, तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कहाँ रही। इसीलिए ये जो बैंकिंग सिस्टम है ये एक ही लेवल पे होना चाहिए, उसको डील करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, अदरवाइज कोई बैंक आरबीआई की बात क्यों मानेगा, समझ में आ गई बात। चलिए, द सेकंड वन इज स्टेट लिस्ट। तो ऑब्वियसली ऐसे सब्जेक्ट जो स्टेट से या लोकल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको किस में इंक्लूड किया जाता है, स्टेट लिस्ट में। अब इसमें पुलिस आ जाता है, ट्रेड आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, साथ ही साथ इरिगेशन फैसिलिटीज़। पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स,
एज वेल एज कॉमर्स का मतलब यहाँ पे ट्रेड है ना, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, सारे स्टेट्स के नाम मतलब जो पुलिस होती है उनके आगे क्या होता है, उनके आगे उस स्टेट का नाम लगा हुआ होता है। जबकि यहाँ पर मैंने डिफेंस की बात की तो यहाँ पे अपन ऐड करेंगे आर्मी को। ऐसा नहीं होगा कि राजस्थान की सरकार की अलग से आर्मी है, नहीं, आर्मी एक ही होगी, इंडियन आर्मी। ठीक है, बात समझ में आ गई। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, तो वो किसके अंदर आएगा, डिफेंस के अंदर आएगा। उस पर कौन काम करेगा, उस पर काम करेंगे आपकी यूनियन गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। द स्टेट लिस्ट अलोंग कैन मेक लॉज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। के यूनियन स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी काम मेंशन है, स्टेट लिस्ट में जो जो सब्जेक्ट्स मेंशन है, उस पर जो कानून बनाने का काम है वो सरकार का होगा। कौन सी सरकार का, राज्य सरकार का। राज्य सरकार चाहेगी तो उसके हिसाब से यहाँ पर, मतलब उसी के हिसाब से यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस बनेंगे इन सभी चीज़ों से रिलेटेड। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे बोथ गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन कलेक्टिवली टेक द डिसीजंस। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जिसमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट का, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट पॉलिसीज, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, अलाइंसेस, अडॉप्टेशन और सक्सेशंस। इन सभी मुद्दों पर इन दोनों का कहीं ना कहीं रिलेशन होता है। जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा था, 3 तलाक का मुद्दा कहीं ना कहीं मिसयूज़ कर रहे थे, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको मिसयूज़ कर रही थी। ठीक है, हालांकि जो उनके धार्मिक जो बुक्स हैं उसके हिसाब से जो रूल उन्होंने बनाया होगा तो काफ़ी सोच समझ के बनाया होगा, बट क्योंकि लोग मिसयूज़ करने लग गए उसको तो गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। हालांकि हमारे देश के अंदर रिलीजियस इंडिपेंडेंस है, द पीपल, द गवर्नमेंट कैन नॉट अपना इंटरफेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि वी आर लिविंग इन ए सेक्युलर कंट्री। तो सेक्युलर कंट्री होने का एक ही मकसद है कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, उनके कोई भी धार्मिक जो मुद्दे होंगे। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ मेंशन की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि इफ़ गवर्नमेंट फाइंड्स कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो कि सही नहीं है, सो उसके अंदर वो इंटरफेयर कर सकती है। तो लोगों ने उसको मजाक बना दिया था कि टेक्स्ट के थ्रू भेज रहे हैं कि तलाक तलाक तलाक, तो उसमें तलाक हो जाता था, मान लिया जाता था। तो ऐसे में इंटरफेयर करना पड़ रहा है। तो चाहे डाइवोर्स की कंडीशन हो, चाहे अडॉप्टेशन, बर्थ की पॉलिसीज बनानी हो, तो अगर हर स्टेट अपने अपने हिसाब से काम करेगा तो वो तो हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स कई तो ऐसे हैं जो भाषा के आधार पर बने। जब डिवीज़न हुआ था तो भाषा के आधार पर ही हुआ था। तो ऐसे में क्या है, अगर किसी स्टेट को आपने इतनी अथॉरिटी दे दी दैट दे कैन मेक देयर ओन लॉज अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर, अकॉर्डिंग टू देयर प्रैक्टिसेस, तो ऐसे में बहुत डिवीज़न हो जाएगा। एक जगह अडॉप्टेशन काफ़ी ईजी हो जाएगा, कई जगह पर काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कहीं जगह पे तलाक देना आसान हो जाएगा, कहीं जगह पर बड़ा मुश्किल होगा। कहीं शादी करना आसान हो जाएगा, कहीं पर नहीं। तो ऐसे में एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ऐसे में सारे जो स्टेट्स होते हैं उन सभी को साथ में बैठाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में मीटिंग होती है, एंड देन फाइनली वो लोग मिलकर के डिसीजन लेते हैं अबाउट दीज थिंग्स। ठीक है, वो इनके साथ में मिलकर के डिसीजन लेते हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसको कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। जो जो काम मेंशन है, जो जो काम इसमें दिए गए हैं, दैट आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन सारे सब्जेक्ट्स पे मिलकर के लॉज बनाती है। साथ ही साथ अगर कभी किसी लॉ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा तो ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना, इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रहा हूं मैं। याद रखें आप कि अगर ऐसा कभी होता है कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, यूनियन गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, तो ऐसे में जो बात सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वही चीज़ माननी पड़ेगी सभी को। If their laws conflict with each other, the laws made by the union government will prevail. तो ऐसे में जो यूनियन गवर्नमेंट कहेगी उसी बात को माना जाएगा, जो यूनियन गवर्नमेंट जो सॉल्यूशन लेकर के आएगी उसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा एग्जांपल है इसका, ठीक है, कैसा, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट। 3 तलाक का मैंने अभी मुद्दा बताया, तो वो किसमें मेंशन है, डाइवोर्स हो, अडॉप्टेशन हो या मैरिजेस हो, ये किसके साथ में होगा, दोनों के मिले जुले परस्पर आप कह सकते हो, मतलब डिस्कशन के बाद में होगा। बट क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन कुछ ऐसा कि स्टेट्स जो कि जहाँ कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी रहती है, जिस कम्युनिटी के बिहाफ पे जो भी काम वहाँ हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा कि दैट इज़ नॉट द राइट वे टू डील विद दैट कंसेप्ट,
या उस सब्जेक्ट से वो रिलेटेड नहीं है, जो भी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही नहीं है, तो यहाँ पर फिर क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया कि 3 तलाक की जो पॉलिसी है वो मान्य नहीं होगी। ठीक है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड। अच्छा, कौन कौन से काम हैं, इनको आपके टेक्स्ट बुक में भी मेंशन किया गया है। 11th क्लास की बुक में भी एज इट इज़ ये फोटोग्राफ दी हुई है, तो आपको मैंने वहीं से उठा करके दिखाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ किस किस तरीके से मेंशन है। तो प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करके इसको समझिएगा। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर 3 लिस्ट इन्होंने बना दी, एक बनाई यूनियन लिस्ट, एक बनाई स्टेट लिस्ट और तीसरी कॉन्करेंट लिस्ट। ऐसी चीज़ें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, डिफेंस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राम्स, एयरवेज, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी एंड कॉइन्स, ये सारे वो मुद्दे हैं जिसके ऊपर, हालांकि ऐसे टोटल 97 सब्जेक्ट्स हैं विच आर मेंशन इन यूनियन लिस्ट। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा चूज द, मतलब आपको कह सकता है चूज द राइट पेयर, चूज द रॉन्ग पेयर, जो कि मेंशन किया गया नीचे। 4 ऑप्शन दे दिए, 4 ऑप्शन के बाद में आपको कहा कि इनमें से सेंट्रल, जैसे यूनियन लिस्ट है तो यूनियन लिस्ट में जो चीज़ नहीं आती है उसको चूज करो। सोचो उसमें आपको क्या दे दिया, लीकर्स के बारे में दे दिया। ठीक है, लीकर आपको दे दिया। अब आपको 4 ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा यूनियन लिस्ट का पार्ट नहीं है। तो लीकर हमें पता चल गया, लीकर किसका पार्ट है, स्टेट लिस्ट का। ऐसे ही कुछ चीज़ें बताई स्टेट लिस्ट में, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसीज होंगी दैट आर एक्चुअली द कंसेप्ट और आर द पार्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी रूल। प्रिजन हो गया, पुलिस हो गया, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ फैसिलिटीज, लैंड्स, लीकर्स, ट्रेड, कॉमर्स, लाइव स्टॉक, एनिमल हस्बेंड्रीज और स्टेट पब्लिक सर्विसेज। स्टेट पब्लिक सर्विसेज का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोगों को इनको अपॉइंट करना है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट में लोगों को इनको अपॉइंट करना है। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट है, तो जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट का जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें जो एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाएंगे वो इस कमीशन के थ्रू किए जाएंगे। ठीक है, बात समझ में यहां तक। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान के लोगों को रिक्रूट करना है तो राजस्थान की गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए ना कि किसको वो ऑफिस में बैठाएंगे और किसको नहीं बैठाएंगे। तो ऐसे में हर एक स्टेट का अपना पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। इस कमीशन के थ्रू लोग क्या करते हैं, अपने अपने लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो ये भी इनके हाथ में दिया गया है। फिर एक कॉन्करेंट लिस्ट, एजुकेशन का मैटर हो, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो, लैंड का ट्रांसफर हो, एग्रीकल्चर लैंड्स के बारे में बात करनी हो, फॉरेन ट्रेड यूनियंस या अडल्ट्रेशंस की बात करो, अडॉप्टेशन, सक्सेशंस, इन सब की बात अगर करनी है तो यहाँ पर मिली जुली सरकार जो होती है वो नॉर्मली काम करती है। स्टेट लिस्ट की मैं बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 66 सब्जेक्ट्स आर देयर जो कि स्टेट लिस्ट में अपनी जगह बनाते हैं। एंड अगर मैं कॉन्करेंट लिस्ट की बात करता हूं तो 52 सब्जेक्ट्स आर देयर, 52 विषय ऐसे हैं, 52 ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर दोनों की रजामंदी ज़रूरी होती है। यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेचर और यहाँ पर दोनों के लेजिस्लेचर मिलकर आपस में डिसीजन लेंगे। 97, 66, 52 प्लीज़ याद रखेंगे इसको आप। कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम रेजिडरी पावर्स कहते हैं। रेजिडरी पावर्स क्या होती हैं, रेजिडरी पावर्स में का मतलब क्या है, देखिए वैसे समझे, मतलब यही है, इतना सा सिर्फ सिंपल सा कंसेप्ट यही है कि रेजिडरी वो सब्जेक्ट्स होंगे, जब ये सारा डिवीज़न हम कर रहे थे ना तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को पता था कि आज तो आपने ये डिविजन्स कर लिए हैं लेकिन मुद्दे कुछ बढ़ भी सकते हैं, कुछ घट भी सकते हैं। तो ये जो मुद्दे घट रहे और बढ़ रहे हैं दैट मतलब आज ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गए, परमानेंटली हो गया, नो, तो दैट कैन बी इंक्रीज एंड दैट कैन बी रिड्यूस्ड। तो ऐसे में कुछ ऐसे मुद्दे होंगे, कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो कि आज मेंशन नहीं किए हैं बट कैन बी मेंशन्ड फर्दर। तो जो चीजें उस टाइम पर, जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हो रही थी, इस तरह का डिवीजन हो रहा था, जो एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर क्या है, उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करते थे। सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, उस टाइम पर ये एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने पहले ही बोल दिया कि जो चीज़ें अभी इनमें हमने सेग्रीगेट नहीं की है, आगे भविष्य में कुछ होता है ऐसा मुद्दा तो उसके ऊपर जो पावर रखेगा या रहा जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट ऑल सब्जेक्ट्स। स्टेट गवर्नमेंट का और कॉन्करेंट लिस्ट का कोई इन्वॉल्वेंस नहीं होगा। कोई भी ऐसे मुद्दे जो उस टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करते थे जब इस तरह का डिवीजन ऑफ पावर हो रहा था, लेकिन दे वर इंपॉर्टेंट, सो ऐसे में यह डिसाइड किया गया
कि सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक द डिसीजंस ऑन दैट सब्जेक्ट्स, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स या टेलीकॉम, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर। होपफुली यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रेजिडरी सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा और मैं एक बार बता देता हूँ। रेजिडरी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, अभी जैसे हमने देखा है, अब मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। वैसे तो एक बार और इसको थोड़ा सा अच्छा सा समझना ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट जो कि तीनों लिस्ट में नहीं आते, जैसे कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आए हैं, उन सभी को इस लिस्ट में मेंशन किया जाता है। चलो भाई, मान ली बात। और क्या, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट दीज सब्जेक्ट्स, दे आर कॉल्ड द रेजिडरी सब्जेक्ट्स। इसको याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट के पास में पावर है इन सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून बनाने की, इनको ही कहा जाता है रेजिडरी सब्जेक्ट्स। बताइए कहीं प्रॉब्लम है? मेरे हिसाब से तो बहुत सिंपल है कि उस टाइम पर हो सकता था ना, उस टाइम पर ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी, तो जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उस टाइम पर कानून कहाँ बनाया जाएगा? आगे भविष्य में बार बार लिखते थोड़ी जाएंगे, बार बार लिस्ट थोड़ी बनाते जाएंगे। इसीलिए इन्होंने पहले ही क्या कर दिया, इसको क्लीन कर दिया, क्लियर कर दिया कि भैया अगर ऐसा कभी हुआ तो कौन इस पे लॉ बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी। देखो इसको थोड़ा सा प्लीज अच्छे से समझ लेना कि देयर आर सम यूनिट इन द इंडियन यूनियन विच enjoy very little power, these areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state। कुछ ऐसे हमारे भारत के यूनियन में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जो कि काफ़ी छोटी हैं और काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है, उनका कल्चर यूनिक है, तो छोटे होने के कारण उसको स्टेट नहीं कह सकते हम, और क्योंकि उनका यूनिक कल्चर है तो उसको किसी स्टेट के साथ में मर्ज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो छोटे हैं तो उनको स्टेट नहीं बोल सकते, लेकिन यूनिक हैं तो उनको किसी के साथ मर्ज नहीं कर सकते, अदरवाइज उनका कल्चर जो होगा वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए उनको एक अलग से हमने नाम दे दिया और उसको कहा जाता है यूनियन टेरिटरी। These areas are called UTs, यूनियन टेरिटरीज। जो मैंने आपको बताया था कितनी है टोटल, 8। हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं 2020 जनवरी के अंदर। 2020 जनवरी में अशॉर्ड किया गया, आपने होपफुली मेरा शॉर्ट देखा होगा, उसमें मैंने इसको क्लियर किया था कि 8 कैसी है, ठीक है। तो जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दिल्ली हो गया, ये कैसी हैं, यूटीज हैं। ये टेरिटरीज जो हैं इनके पास में पावर नहीं होती स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक गवर्नर अपॉइंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू वहाँ पर एक अपॉइंट करवाती है गवर्नर को, और गवर्नर उस स्टेट नहीं, उस यूटी को क्या करता है, डील करता है। कानून बनाना, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाना, या फिर जो पुलिस वगैरह होगी वो सारी की सारी किसकी होगी, वो गवर्नर की होगी। वहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होगी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में और लद्दाख में। अब पहले तो क्या था, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस अलग थी, उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, रहन सहन, कल्चर और लॉज एंड ऑर्डर सब कुछ अलग थे। अब क्या हुआ है, अब वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जो यूनियन गवर्नमेंट जब से बनी है वो, या यूनियन गवर्नमेंट नहीं, जो यूटीज़ वो जब से बनी है तब से सारा का सारा जो टास्क है वो देखा जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो गया। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर अगर आपकी बुक के हिसाब से आप देखोगे तो वहाँ पर 2 स्टेट्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं। एक तो झारखंड का एग्जाम्पल दिया गया है और एक जम्मू एंड कश्मीर का एग्जाम्पल दिया गया है, क्योंकि झारखंड को स्पेशल ऐसे बताया गया उसमें कि कुछ स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को, क्योंकि वो आर्टिकल 370 हटा दिया गया, उसके कारण से मैंने उस चीज़ को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। और झारखंड वाली स्थिति है तो वो भी बहुत ही सिंपल है कि वहाँ पे जो लोग वो रिसोर्सेज से काफ़ी एनरिच हैं, वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दैट इज़ वाई वहाँ पे जो बाहरी एक्सटर्नल बॉडी होती है वो क्या करती है, वो वहाँ पे जाके मतलब परमानेंटली नहीं रह सकती, ज़मीनें वगैरह नहीं खरीद सकती, क्योंकि वो एनरिच विथ रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे में यहाँ पर भी वही चीज़ें मेंशन की गई हैं। उन दोनों को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, बट शॉर्ट में आपको मैंने बता दिया कि आर्टिकल 370 कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब ये बताया गया, अथॉरिटीज़ दी गई है कि दैट दे हैव द स्पेशल प्रिविलेजेस। तो वो चीज़ें मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि वो चीज़ें यहाँ से अब स्किप हो गई है, हटा दी गई है, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा इसको इतना ही देखें। चलो ये पॉइंट और रह रहा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो 2 चीज़ें हमने देखी अभी कि हमने टॉपिक देख लो एक बार, जो शुरुआत हमने की थी, इसको थोड़ा सा आपको याद रहे जिससे
हमने पढ़ा था कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो पहला था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था बेटा डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में हमने तीनों लिस्ट को देखा। अब जो हमारा थर्ड वाला जो इंपॉर्टेंट फीचर है कि कौन से इंडिया को फेडरल स्ट्रक्चर बनाती है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में भी इसको बता दिया था, बट फिर भी एक बार आप सोच लीजिए, सुन लीजिए कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब कि जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे देश के अंदर हर टाइप की सर्विसेज को, हर टाइप की सिक्योरिटी को, अश्योरेंस को बनाए रखने का। तो यहाँ पर ही काम दिया गया है गवर्नमेंट के पास, जुडिशरी के पास। इसके भी 3 लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे और सेंट्रल के लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट होती है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जिसको सेशन कोर्ट भी हम कहते हैं। सो जुडिशरी को इंडिविजुअली रखा गया है, ना तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगी, ना ही ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आएगी। ये जो होगा एक अलग ही डिपार्टमेंट होगा, सो दैट ये ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर सके। जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। अगर गलत लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है गलत तरीके से, तो ये उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, उनसे क्वेश्चन पूछ सकती है कि वाई यू आर डूइंग सो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो पावर को डिवीजन यहाँ पर भी किया है, स्टेट्स के पास में और सुप्रीम कोर्ट मतलब सेंट्रल के पास में, तो पावर डिवीजन हो जाएगा। इन केस अगर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप अगर स्टेट के हायर अथॉरिटीज़ हैं तो हाई कोर्ट के पास जाएंगे, और आप हाई कोर्ट से भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। द यूनियन स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर ऑफ राइज रिसोर्सेज बाय लेइंग टैक्सेस इन द ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइंड टू ईच दैम। मतलब इसके अंदर सिंपल सी बात है कि काम बांट दिया, अथॉरिटीज़ बांट दी। स्टेट गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है, देखो 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ जो चीज़ें यहाँ पर मेंशन नहीं है, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ लेना। सोचो, अगर स्टेट टू स्टेट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है, स्टेट टू स्टेट, सोचिए राजस्थान और गुजरात के बीच में कोई प्रॉब्लम हो गई तो दोनों के सीएम आपस में लड़ेंगे क्या? नहीं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाएगा इन दोनों स्टेट्स के जो हाई कोर्ट होंगे उनके थ्रू। राजस्थान का हाई कोर्ट और गुजरात का जो हाई कोर्ट होगा उनके बीच में डिसीजन लिया जाएगा और इन दोनों को कह दिया जाएगा भाई तुम्हें ये करना है। अब देखो, सिटीजन टू स्टेट गवर्नमेंट, सिटीजन टू स्टेट गवर्नमेंट की अगर अपन बात करें तो यहां पर जो डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके थ्रू लिया जाएगा? उस स्टेट के हाई कोर्ट के थ्रू। बात समझ में आ गई? अगर कॉन्फ्लिक्ट सिटीजन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, सिटीजन टू सिटीजन है, सिटीजन टू सिटीजन है, तो पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। ठीक है, सिटीजन टू सिटीजन तो वो कहां जाएगा? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। सिटीजन टू गवर्नमेंट है तो हाई कोर्ट में, स्टेट टू स्टेट गवर्नमेंट है तो वो दोनों के हाई कोर्ट में, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो जाएगा फिर सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहां पे पावर असाइन कर दी गई है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, प्रॉब्लम फिर भी आती है तो कैन बी कंसीडर और कैन बी रिजॉल्व्ड बाय द कोर्ट्स। इसीलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है कि किसी भी तरीके का ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं हो सके। इसीलिए हर एक स्टेट अपने आप में फ्री है, सिक्योर है, और यही हमारे देश को एक फेडरल स्ट्रक्चर बना करके देता है। तो हमने 3 पॉइंट देखे कि पावर का डिवीज़न है, यहाँ पर रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन है, और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है जो कि हमारे देश में सही तरीके से काम को करने के लिए हमें क्या करती है? प्रेरित करती है। तो दिस इज हाउ आवर इंडिया इज एक्चुअली प्ले अ रोल एज द फेडरल स्ट्रक्चर और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। वी विल डिस्कस अबाउट इट फर्दर इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा। हम इसके आगे और पढ़ेंगे। आपका काम इतना ही है कि आप इसको प्लीज़ अच्छे से समझें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।